हेलो एवरीवन। अगर आपका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और उसे आप यूजीसी नेट जेआरएफ या सीयूटी या पीजीटी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पेशली जब से एनटी एग्ज़ाम लेने लगा है तो जो क्वेश्चन पेपर है, जो उनका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो गया है। ट्रेडिशनल वे से जो आप स्टडी करते थे वो अभी इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अबाउट 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये शिकायतें रही कि सर, जो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जो मटेरियल आप सजेस्ट कर रहे हैं, उससे हमारे जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं कि सर, कुछ बुक्स है, मटेरियल है, वो आप सजेस्ट करिए। उनको अच्छी स्टैंडर्ड बुक सजेस्ट कर दी, उसके बावजूद एग्ज़ाम के बाद में ये कंप्लेन मिलता है कि सर, जो आपने बुक सजेस्ट की थी उससे तो कुछ भी नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि आखिर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, वो क्लासरूम में इतना अच्छे से स्टूडेंट समझते हैं, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अच्छे आंसर लिखते हैं, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव आंसर करना होता है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने कुछ जो पीवाईक्यू है उनको एनालिसिस किया, उनके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा, क्वेश्चंस को थोड़ा स्टडी किया कि कहाँ से आ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है एनटीए का। हालांकि एनटीए बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, फिर भी जो पैटर्न है, जो सिस्टम चल रहा है, हमें उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो आप लोगों ने भी फील किया होगा कि बुक्स बहुत सारी पढ़ ली आपने, नोट्स भी है, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी आप लगातार ले रहे हैं, फिर भी एग्ज़ाम आपका नहीं निकल रहा है, या जिस वे से आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको पढ़ना बोरिंग लगता है। फैक्ट है, ईयर्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको याद नहीं होता है। तो इन्हीं सब मैंने कुछ जो मिस्टेक है उनको नोट किया है कि हम क्या मिस्टेक करते जा रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है, क्या हमारी गलतियां हैं, उनको हमें ठीक करना चाहिए। तो अब जो हमारा टेक्निक में जो हमारी गलती है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट है। ये पॉइंट एग्ज़ाम जब पास में आ जाए, 1 या 2 महीना रहे, तब उस समय आपको अप्लाई करना है। आप ये मान के चल सकते हैं कि अराउंड 50 डेज आपके एग्ज़ाम के रहे, उसके बाद में आपको इन पॉइंट्स के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। ऐसा मुझे लगा मेरी स्टडी से कि अगर स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फर्स्ट है, स्टॉप रीडिंग एकेडमिक बुक्स। मैं पहले खुद ही एकेडमिक बुक को प्रेफर करता था, सजेस्ट करता था, लेकिन ये एग्ज़ाम के पैटर्न को मुझे देख के लगा कि नहीं, एग्ज़ाम के पास में एकेडमिक बुक को पढ़ना आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, वो रिजल्ट आपको कम देगा। इसलिए आपको जो स्टैंडर्ड एकेडमिक बुक है वो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए जब आपका एग्ज़ाम पास में हो। सेकंड, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर आप एकेडमिक बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप वन लाइनर नोट्स ही पढ़ने लग गए। वन लाइनर नोट्स के साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके एग्जाम में आ गया कि रूसो का जनरल विल, तो आप बता सकते हैं हाँ, जनरल विल की बात कौन करता है, रूसो करता है। अगर वहीं पे पूछ लिया कि रूसो के जनरल विल क्या है और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, तो उन 4 ऑप्शन में आपको आंसर चूज करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रूसो के जो ये आइडिया है उनके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो वन लाइनर का एक अपना लिमिटेशन है। एक और जो स्टूडेंट्स के लिए टाइम कंज्यूमिंग, मुझे एक जहाँ पे लगा कि स्टूडेंट है वो ज़्यादा टाइम को कंज्यूम कर रहा है, उनको आउटपुट कम मिल रहा है, इनपुट उनका वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, वो है थर्ड पॉइंट आपका। जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपने देखा होगा, वो सब क्या ला रहे हैं कि शॉर्टकट एक वीडियो ऐसे ला रहे हैं जिसमें एक ही साथ में, एक ही शॉट में वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक सब थीम को कंप्लीट करवाने का दावा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि महामैराथन, महाकुंभ वीडियो 3-4 घंटे में पूरा वो क्लेम करते हैं कि आईआर कंप्लीट करवा दिया, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है, आपको ऐसे मैराथन अलग अलग जगह से देखने से आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। आप खुद थोड़ा सा इसमें सोच के देखिए कि अगर आप आईआर का मैराथन में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, 3-4 आवर्स के, वहीं पे अगर आप रियलिज्म को एक अच्छे से समझना चाहेंगे तो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब रियलिज्म कितना इन डेप्थ हो गया है, क्लासिकल रियलिज्म है, उसके बाद में नियो रियलिज्म है, उसके बाद में नियो नियो रियलिज्म का डिबेट है, नियो नियो का डिबेट है, उसके बाद में रियलिज्म का क्रिटिक्स है। तो रियलिज्म को समझना अपने आप में एक लेंथी, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कैसे कोई एक सब फील्ड है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट में आपको नहीं आना है। वो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग उसको बिल्ड नहीं करेगा, टाइम आपका ज़्यादा वो जो है उसमें कंज्यूम हो जाएगा। इसके बाद में एक दूसरा देखा कि जो वीडियो बनाया जा रहा है वो यूट्यूब चैनल्स पे हर जगह एक बार्ड सी आ गई है, वो एमसीक्यू की, कि जो भी वीडियो बना के ला रहा है वो एमसीक्यू लगा रहा है और उसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 10 to 15 एमसीक्यूज़ को कलेक्ट कर लिया, एक लेक्चर हो गया। अब उसमें वो और एग्जांपल बता के और आपका 30-40 मिनट्स है वो उसमें चला जा रहा है।
अब आप 30-40 मिनट्स में क्या किया, बस जस्ट 10 to 15 MCQ आपने लगाया है। इसके अल्टरनेटिव होना ये चाहिए कि आपका 15 मिनट्स का या 30 मिनट्स का एक लेक्चर होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, जिस पे भी एक आप लेक्चर रख रहे हैं। उसके बाद में एमसीक्यू है, उसके लिए इतना टाइम स्पेंड वीडियो में नहीं करना चाहिए। वो आप बुक्स लेके एमसीक्यूज़ की, उससे आप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग आ रहा होगा कि मैंने तो वीडियो भी नहीं देखना, मैराथन भी नहीं देखना, तो सवाल तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम करें तो फिर करें क्या। तो यहाँ पे मेरे लिए आपके लिए कुछ मेरी ओर से टिप्स हैं, वो ये है कि आप टारगेटेड स्टडी मटेरियल पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। टारगेटेड स्टडी मटेरियल बोलने का अर्थ है कि आपको एकेडमिक बुक पढ़ने से मना किया था, लेकिन उन्हीं एकेडमिक बुक्स का, इन्हीं सोर्सेज का जो ऑथेंटिक है उनका यूज करके आप स्पेसिफिक टॉपिक को वहाँ पे देखिए। अगर आपको प्लेटो के जस्टिस पे बनाना है तो एक दो सोर्स अच्छे से प्लेटो का जस्टिस देखिए, उस पर अपने नोट्स आप बनाइए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। और नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है कि जो भी आप नोट्स बनाओ प्लेटो पे, आपने अगर 5 से 6 पेजेस में बनाए, उसके बाद में आपको 1 या 2 पेज को ब्लैंक रखना है, पेज को खाली रखना है। क्यों रखना है, ये आंसर आपको सेकंड जो आपका यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया इसमें मिलेगा कि आपको जो थ्योरी और एमसीक्यू में एक बैलेंस बना के चलना है। पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, जिससे आपने नोट्स भी बना लिए, फिर आपको पीवाईक्यू को लगाना है। पीवाईक्यू में जो भी आपको कुछ नया लगे कि जो आपके नोट्स में कवर नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल प्लेटो के जस्टिस की जो थ्योरी है वो आपने सोर्सेज से अपने नोट्स बनाए, लेकिन पीवाईक्यू में लगा कि ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो आप जो आपने ब्लैंक पेज रखा था, जो खाली पेज रखा था, उसमें जाके आप उसको लिख लोगे। तो इस तरह से आपका जो नोट्स है वो कॉम्प्रहेंसिव हो जाएंगे। आपको फिर बार बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप उसी एक में ऐड करके रिमेनिंग चीज़ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप बिल्ड कर लोगे। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जो नेचर चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का, वो फैक्चुअल के साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग बेस भी आ रहा है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो बहुत सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके और अपना जो आंसर होगा उस तक आप पहुंच सकते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी आंसर हो जा रहे हैं, अगर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो। इसके साथ साथ में जो एक आपको नहीं करना है उसमें है कि ये जो बिग ब्रांड्स बन गए हैं, चैनल्स जो वीडियो ला रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, उनके पीछे आपको नहीं जाना है। उनको फॉलो करना है तो वो आपको कॉन्शियसली करना है, आपको सोच समझ के करना है, ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि जो जितने बड़े ब्रांड बन गए हैं वो एक इंडस्ट्री की तरह उभर के आ रहे हैं, जो प्रॉफिट के लिए बन रहे हैं, और वो क्लेम करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अब उनका ओनर है वो अलग है, वो आपको जो है टीचिंग है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके लिए वो हायर करते हैं टीचर को। टीचर है वो कंटेंट नहीं बनाते, कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट राइटर अलग से रखा जाता है। तो ये एक चेन देख रहे हैं कि कैसे वो एक एजुकेशन के फील्ड को प्रोफेशनलिज्म में ला रहे हैं। अलग अलग चीज़ वहाँ पे कंपाइल की जा रही है और उसको फिर अच्छे एडिटिंग के साथ में फैंसी एक आउटलुक उसको दे के अच्छे थंबनेल बना के एडवर्टाइज किया जाता है। तो ये जो चीज़ें दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही अच्छा हुआ है। कहावत है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान। तो जो चीज़ों में आप जिन वीडियो को देखे, जिस मटेरियल को फॉलो करके आप अपना टाइम को वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, अपने टाइम को आप लगा रहे हो, तो आप थोड़ा सा इसको देखो कि आप किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कितना वो रेलेवेंट, कितना अपडेटेड वहाँ पे मटेरियल है। आपको यहाँ पे कार्ल मार्क्स का एलिनेशन थ्योरी याद आ सकता है कि अलगाववाद के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स का है ना कि अलग अलग जो इंडस्ट्री के होने से जो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, जो ओनर है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसका भी रिलेशन नहीं है। तो एक एलिनेशन का एक माहौल उसमें देखने को मिलता है। तो आप फॉलो करिए अल्टरनेटिवली ऐसे चैनल्स को जो खुद उसके स्कॉलर है, स्टूडेंट है, जो उनके एकेडमिक लाइफ का पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें अगर कुछ उनको लगता है कि अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो अपडेट करते हैं। ठीक है, ये एक कमर्शलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग चीज़ है। और सेकंड है कि ऐसा स्टडी मटेरियल आपने देखा होगा कि उसको एडवर्टाइज करते हैं कि देखिए हमारे स्टडी बुक से या टेस्ट सीरीज से 30 क्वेश्चंस आ गए, 40 क्वेश्चंस आ गए इस बार। तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का है कि उनकी बात लोगों तक ज़्यादा पहुंच जाती है, लोग उनको खरीदें। वो मटेरियल को कितना अपडेट कर रहे हैं, क्या उसमें क्वालिटी है, रेलेवेंस है कि नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। अब आप एक छोटी सी बात को समझ सकते हैं लेके कि आप जॉन रॉल्स के जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है उसको फॉलो करिए। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसमें बड़े जो ब्रांड है उनका क्या नाम है, बड़े पब्लिकेशन हाउसेज का क्या नाम है, बड़े ऑथर क्या है। आप एक रैंडम बुक स्टोर पे चले जाइए और
उसका जो कवर पेज देखे बिना, उसमें ऑथर देखे बिना आप रैंडम एक बुक को उठा लीजिए और उसको ले आइए। पॉलिटिकल साइंस की अगर कोई भी आप थ्योरी की बुक लाएंगे और जब एग्जाम में आएगा कि प्लेटो का जस्टिस की थ्योरी, प्लेटो के एजुकेशन का आइडिया, तो क्या उस बुक में नहीं होगा? हर पॉलिटिकल साइंस की बुक है, वो इतना बेसिक चीज़ तो लिखेगी। तो फिर वो बुक भी क्लेम कर सकती है कि ये है ना, हमारी बुक से क्वेश्चंस पेपर आ गए। तो कुछ जनरल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सिंपली मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो या स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो या टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, उसका थोड़ा ऑथेंटिसिटी, उसका थोड़ा क्वालिटी आपको सोच समझ के यूज करना है कि वो है कि नहीं आपके लायक। अदरवाइज आपका बहुत सारा टाइम उसमें चला जाएगा और आप सही जो चीज़ आपको मटेरियल पढ़ना चाहिए, सही नोट्स जो आपको पढ़ना चाहिए, वो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके या किसी टीचर को लेके ये कोई कमेंट नहीं है, आप लोगों के लिए ये सजेशन है। इसलिए कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, फिर भी उनको जो है वो उनके अकॉर्डिंग, जो उनका हार्डवर्क है उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि ये जो चैनल्स है वो स्टूडेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल टिप्स ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, आपको टारगेटेड जो आपको स्टडी मटेरियल का बताया उसको यूज करना है, नोट्स कैसे बनाना है वो स्मार्ट स्टडी में है। ठीक है, आपको अप टू डेट रहना है, एक ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पे आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, डिस्कशन कर पाएँ। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है इसके साथ साथ में कि सिलेबस पूरा कवर करना है आपको। ईच एंड एवरी पार्ट है सिलेबस का वो कवर होना चाहिए। कोई भी आपको छोटा से छोटा टॉपिक उसमें से नहीं छोड़ना है। हर यूनिट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा है तो आप उसको गूगल करोगे, यूट्यूब पे देखोगे, या बहुत सारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आप जुड़े होंगे, वहाँ पे टीचर भी होंगे, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं। लेकिन आपको कवर ज़रूर करना होगा, कहीं ना कहीं आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, बस सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड जो टास्क है वो है रिवीजन का। ये गलती मैंने भी बहुत की है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी की है और आप लोगों ने भी की होगी। रिवीजन को हम इग्नोर कर देते हैं, इसका खामियाजा कितना हमें भुगतना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि जब एग्ज़ाम आप देते हैं और एग्ज़ाम में हॉल में ही आपको लगता है कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें मुझे आता है, मैंने इसको स्टडी किया है, लेकिन अभी एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं आ रहा है आंसर, या आंसर है वो स्किप कर रहा है। ये ऐसा जो हमारे माइंड में आता है, जो एग्जाम हॉल में होता है, वो इसीलिए होता है कि हमारा रिवीजन कम होता है। या कई बार होता है कि हम एग्जाम देके जैसे ही बाहर निकले, क्वेश्चन हम दोबारा देख रहे हैं तो हमारे आंसर हमें याद आ जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं आता है। तो ऐसे ये अगर हम 4 to 5 क्वेश्चन भी ऐसे मिस कर देते हैं तो ये हमारे रिजल्ट को काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है। और आप अपने आप को इतना इंश्योर करिए कि जब एग्ज़ाम आए तो लास्ट के जो 7 to 10 डेज हैं वो केवल और केवल आप रिवीजन को देना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। हमारी हैबिट होती है कि हम नया जितना ज़्यादा पढ़ते जाएं, नया पढ़ते जाएं, वो हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम नया वाले को अब्जॉर्व नहीं कर पाते, उसको याद नहीं कर पाते, और पुराने वाले को रिवाइज नहीं करते हैं, तो उसमें भी हमारा चांस होता है कि हम उसको पूरे के पूरे रिकॉल करने का एक चैलेंज बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। मुझे लगा कि ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बात रखूंगा, तो क्यों क्यों नहीं सब पॉलिटिकल साइंस के जो हमारा एक कम्युनिटी है उसके लिए ये बातें रखी जाए। अब आपको लग सकता है कि आप ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिग ब्रांड ये कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं अभी के लिए ये कर सकता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर ला सकता हूँ। अगर आपके डाउट्स होंगे तो उनको दूर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रख सकता हूँ। तो इसके लिए आप सब लोगों को जो यूट्यूब चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहिए, 1 by 1 आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सेकंड है, जो मुझे लगेगा पॉलिटिकल साइंस के की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, कुछ बुक्स है, या इससे रिलेटेड किसी के आइडिया से रिलेटेड रिलेटेड कोई पीडीएफ मिला, तो मैं टेलीग्राम चैनल में उनको शेयर करता रहूँगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक। इसके साथ साथ में ये जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप होगा वो हमें एक प्लेटफॉर्म भी दे सकता है डिबेट डिस्कशन करने का, जो सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ में फुल या क्रैश कोर्स टाइप से जूम गूगल मीट पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना होगा तो हम वहाँ पे भी हम अब क्लासेज शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में जिन स्टूडेंट्स का अभी मास्टर हुआ है, यूजीसी नेट हुआ है, तो उनको अगर पीएचडी में एडमिशन लेने से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, प्रपोजल कैसे बनाएं, टॉपिक कैसे चूज़ करें, तो इससे रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो पॉलिटिकल कल्चर पे होगा। ये देखने में आया कि कंपरेटिव पॉलिटिक्स से हर बार
जो क्वेश्चंस है उसका नेचर चेंज हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है, उनका क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अच्छे खासे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, पॉलिटिकल कल्चर हो, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो, हर इससे आ रहा है। तो मैंने पहला लेक्चर पॉलिटिकल कल्चर पे रखा है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। पॉलिटिकल कल्चर पे आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको टेस्ट करने के लिए आपके लिए यहाँ पे एक एमसीक्यू है। ये आमिड और वर्बा का जो कॉन्सेप्ट है सिविक कल्चर, उससे रिलेटेड है कि इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। आपके जो आंसर है वो कमेंट में आप कर सकते हो। मैं सारे कमेंट को, सारे आंसर को वन बाय वन देखूंगा। ये मेरे लिए एक फीडबैक की काम करेगा कि मैं अपने लेक्चर्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे आप आंसर दे रहे हो, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इसके पीछे अगर आप कोई और कमेंट करना चाहें, कुछ चीज़ को ऐड करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आंसर जरूर देना। अगर आपको आ रहा है, अगर ये आप कन्फ्यूज हो, तब भी आप आंसर करिएगा। ये एक सीखने का एक प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम जल्दी ही नेक्स्ट अपने लेक्चर में, पॉलिटिकल कल्चर के लेक्चर में फिर मिलते हैं।